चलिए, आज हम एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो आज जो डिस्कशन करना है उसमें क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पहले क्लास पे डिस्कस कर लिया था। आज जो डिस्कस करना है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो रिप्रोडक्शन क्या है, ये जनन क्या है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं और इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने जैसी संतति को उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब आपको पता है कि दो तरीके का जनन होता है, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल जनन की बात करते हैं, मतलब इसमें दो गैमीट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसको सेक्सुअल कहते हैं। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर क्या है, सेक्सुअल जनन होता है या रिप्रोडक्शन होता है। और ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के अंदर भी दो तरीके के गैमीट्स हैं, एक मेल और दूसरे फीमेल। तो आज बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम देखते हैं तो दो स्थितियां दिखाई देती हैं। एक तो बाहर से हमको जो दिखाई दे रहा है वो एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं और कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। तो पहले बात करें एक्सटर्नल जेनाइटल्स की, तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स में जो सबसे बाहर का ऑर्गन है वो कहलाता है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस क्या है कि जेनाइटल्स के ठीक ऊपर वाला जो सॉफ्ट माउंटेड एरिया है, सपोज ये जेनाइटल्स है तो जेनाइटल्स के ठीक ऊपर वाला जो पोर्शन है सॉफ्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोन्स प्यूबिस कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं लेबिया। तो लेबिया दो तरीके के हैं, स्किन के फोल्ड हैं और ये देखने में कैसे लगते हैं, लाइक ए लिप के जैसे आकृति होती है, लिप लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेबिया कहते हैं। और लेबिया भी दो तरीके की हैं, दो फोल्ड हैं। जो बाहर वाला फोल्ड है उसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा और जो अंदर का फोल्ड है उसको हम क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं। इसके बाद बात करें क्लाइटोरिस की, तो क्लाइटोरिस जेनाइटल्स में सबसे ऊपर की तरफ है और इसका काम क्या है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या है, ये प्लेजर मतलब आनंद का अनुभव कराने का काम करता है। इसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले अपने को मिलता है वेजाइना। और वेजाइना क्या है, ये ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट मतलब होता है रास्ता, ट्रैक्ट टू यूट्रस टू एक्सटीरियर। एक तरफ यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ होता है और दूसरी तरफ ये बॉडी के बाहर ओपन होने का काम करता है। दूसरा आता है हाइमेन। तो हाइमेन क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड है। ठीक है, इट इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन अराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइना के ऊपर जो है एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, या मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। तो वेजाइना के ऊपर क्या है, एक पूरी झिल्ली होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। और पुराने समय की बात है कि पुराने समय में क्या है, हाइमेन को ये माना जाता था कि हाइमेन क्या है, वर्जिनिटी का साइन है। वर्जिनिटी या वर्जिन जो वर्ड है इसका मतलब होता है कौमार्य। ठीक है, तो पहले अगर किसी महिला की या किसी लड़की की हाइमेन क्या है, इंटैक्ट होती थी, जुड़ी हुई होती थी, तो ये माना जाता था कि वो क्या है, कौमार्य है या कुमारी है, उसने अपने लाइफ में कभी इस तरह का सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं किया हुआ है। लेकिन चूंकि आज का जो समय है, पहले जो बच्चियां थी या महिलाएं थी वो घर के अंदर ही रहती थी और काम लिमिटेड थे उनके पास। पर आज के टाइम पे तमाम काम है, ड्राइविंग करना, राइडिंग करना, ठीक है, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना। तो ये क्या हो सकता है, ये जो हाइमेन है वो क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। तो आज के टाइम पे इट इज ए नॉट साइन ऑफ द वर्जिनिटी, इसको वर्जिनिटी का साइन नहीं माना जाता। मतलब क्या कि अगर कहीं ये इंटैक्ट है या डैमेज है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो बच्ची या वो महिला क्या है, वर्जिन नहीं है। इसके बाद जो थर्ड है वो सर्विक्स है। तो सर्विक्स क्या होता है, लोअर नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का लोअर और नैरो पोर्शन क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। अगर मैं डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करूं तो ये आपका क्या हो गया, यूट्रस हो गया। और यूट्रस का जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। ये हिस्सा क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। ठीक है, तो सर्विक्स कहलाता है। इसके ऊपर की तरफ ये फैलोपियन ट्यूब और इसके लास्ट में क्या है, ओवरीज। ठीक है, तो सर्विक्स क्या कहलाता है, जो यूट्रस का लोअर पोर्शन, नीचे वाला हिस्सा, और सकरा हिस्सा क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। अब इसका काम है, इंपॉर्टेंट काम है,
आपको याद हो, कभी आपने सुना हो कि जब भी कोई महिला डिलीवरी में होती है, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, उस वक्त क्या करते हैं, उसको लेके कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि डॉक्टर या नर्स जो वहाँ पे अवेलेबल है हॉस्पिटल में, वो क्या करते हैं, चेक करते हैं, और चेक करने के बाद कभी बोलते हैं कि इसको अभी घर ले जाइए, अभी क्या है डिलीवरी होने में काफ़ी टाइम है, या फिर कभी ऐसा बताते हैं कि हाँ डिलीवरी को 8 घंटे बाद या 10 घंटे बाद डिलीवरी होगी, 6 घंटे बाद डिलीवरी होगी। तो ये डिसाइड करने का कहाँ से आता है, क्राइटेरिया कहाँ से आता है कि वो ये बता पाते हैं कि डिलीवरी कब होगी। वो कौन सा ऑर्गन है, सर्विक्स है। ठीक है, सर्विक्स के नीचे वाला पोर्शन क्या बनाता है, वेजाइना बनाता है। ठीक है, तो सर्विक्स में करते क्या हैं, इसको टेस्ट करते हैं। जो भी नर्स है, जो भी डॉक्टर हैं, वो क्या करते हैं कि पेशेंट को अलग कमरे में सुरक्षित जगह पे ले जाते हैं और ग्लव्स पहनेंगे, दस्ताने पहनने के बाद उसकी सर्विक्स एरिया को चेक करते हैं। तो जब भी कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे ये सर्विक्स पूरी तरह ब्लॉक होता है, बंद होता है, मतलब ये रास्ता पूरा पैक होता है। ठीक है, अब पैक होगा तो क्या होगा कि बच्चा नीचे की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे ही डिलीवरी का टाइम आता है, धीरे धीरे ये क्या है, सर्विक्स मतलब इसका जो दरवाजा है वो ओपन होने लगता है, खुलने लगता है, और जैसे जैसे ये खुलेगा वैसे वैसे डिलीवरी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उस डॉक्टर ने या नर्स ने क्या किया, ग्लव्स पहने और पेशेंट को चेक किया। अब चेक कैसे करते हैं, तो ये 4 फिंगर के ऊपर डिपेंड होता है। 4 फिंगर डायलेटेशन चेक करते हैं। ठीक है, 4 फिंगर डायलेटेशन चेक करते हैं। तो डायलेटेशन मतलब कि वो ग्लव्स पहनने के बाद सर्विक्स वाले पोर्शन में महिला के अपनी फिंगर क्या है, इंसर्ट करते हैं, मतलब डालते हैं। अगर एक भी उंगली नहीं जा रही है, पैक है टोटल सर्विक्स, जब दरवाजे बंद हैं तो उंगली अंदर जाएगी नहीं, जब उंगली जाएगी नहीं तो वो फिर कह देते हैं कि पेशेंट को अभी ले जाइए, इनको 6 से 8 दिन 10 दिन लगेगा। ठीक है, अगर क्या करते हैं, उन्होंने ट्राई किया और एक फिंगर गई, 1 फिंगर डायलेटेशन हुआ, मतलब एक फिंगर सर्विक्स के अंदर चली गई, इसका मतलब होता है कि सर्विक्स क्या हो गया, ओपन हो गया। अब धीरे धीरे उसका डायलेटेशन बढ़ता चला जाएगा, एक फिंगर, फिर कुछ टाइम बाद 2 फिंगर, फिर 3 फिंगर, फिर 4 फिंगर। अगर सर्विक्स में 4 की 4 फिंगर जा रही हैं, इसका मतलब डिलीवरी ऑन द स्पॉट होगी, मतलब आधे घंटे 1 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। तो इससे क्या है, वो डायलेट करते हैं। जैसे सपोज एक फिंगर गई तो डॉक्टर या नर्स क्या बोलेगा कि लगभग 6 से 8 घंटे लगेंगे इनको डिलीवरी होने में। ठीक है, अब अगर उसके अंदर क्या है, 2 फिंगर गया तो 2 फिंगर का मतलब होता है कि 4 से 6 घंटे के अंदर डिलीवरी होगी। 3 फिंगर्स तो वही 2 से 4 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। और अगर 4 फिंगर डायलेट हो गई तो इसका मतलब है डिलीवरी अभी होगी। ठीक है, दूसरा एक और चीज डिलीवरी होने के टाइम पे रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी डिलीवरी कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। जितनी डिलीवरी बढ़ती चली जाएंगी उनको क्या, जितनी डिलीवरी बढ़ती चली जाएंगी उन सबको क्या कहते हैं, ग्रेविडा कहते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब टाइम कम लगता चला जाएगा। ठीक है, जितना कम टाइम लगेगा उतना आसानी से क्या है, उसको डिलीवरी हो जाएगी, मतलब टाइम कम लगता है। पहले में टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरे में थोड़ा कम लगेगा, तीसरे में और कम लगेगा। इस तरीके से टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था सर्विक्स। सर्विक्स के बाद यूट्रस। यूट्रस क्या है, पियर शेप्ड ऑर्गन है, मतलब नाशपाती के आकार का ऑर्गन है, और इसका काम क्या है, ये ग्रोइंग, कंटेनिंग द ग्रोइंग फीटस। जो फीटस है, फीटस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब एक मेल और एक फीमेल संपर्क में आते हैं, स्पर्म और ओवम आपस में कांटेक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। उस जाइगोट को, मतलब प्रेगनेंसी का जो पहला दिन है और डिलीवरी होने तक जो बच्चा माँ के गर्भ में है, उसको हम क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। ठीक है, तो ये यूट्रस का काम क्या है, ये फीटस को की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब फीटस के लिए बेड बनाने का काम करता है। अगर वो जाइगोट बनेगा मेल और फीमेल के कांटेक्ट के बाद, तो उसको रेस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए होगा। वो स्पेस प्रोवाइड कौन करता है, यूट्रस करता है। फिर आता है फैलोपियन ट्यूब। तो 2 की संख्या में है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड जो है, मैंने यहाँ छोटा बनाया है चूंकि स्पेस कम था, दोनों तरफ है। तो ये फैलोपियन ट्यूब क्या करती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड की काउंटिंग में है, और इनका काम क्या है, ये जब एग का प्रोडक्शन होता है, एग का प्रोडक्शन आगे देखेंगे ओवरी में होता है,
ओवरी में एग बनने के बाद उसको कहाँ आना है, यूट्रस में आना है। तो ओवरी से यूट्रस तक लाने का काम कौन करता है, फैलोपियन ट्यूब करती। तो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही क्या है, एक्स कहाँ आता है, ट्रेवल करके यूट्रस की तरफ आता है। तो ये था फैलोपियन ट्यूब्स। फिर आता है ओवरीज। तो ये क्या है, एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ठीक है, मतलब कि ओवरी ऐसी हैं, फीमेल के अंदर 2 की संख्या में ओवरी है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और दोनों ओवरी से क्या है, एग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखने की ये है कि एक ओवरी से एक टाइम में एक एग ही निकलता है। ठीक है, मतलब या तो राइट साइड की ओवरी से एक एग निकलेगा या फिर लेफ्ट साइड की ओवरी से निकलेगा, दोनों साइड से एक साथ एग नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि क्या है, ये एग की जो काउंटिंग है एक फीमेल के लिए फिक्स है। ठीक है, सपोज एक फीमेल को उसकी पूरे लाइफ साइकिल में, उसके पूरे जीवन चक्र में कितना, 300 से 350 एग्स ही निकलते हैं। ठीक है, मतलब ये इनकी काउंटिंग फिक्स है। उसकी पूरी लाइफ साइकिल में कितने एग निकलेंगे, मैक्सिमम 350 एग्स। और हर महीने, इसीलिए क्या कर दिया ऊपर वाले ने, उसको फिक्स कर दिया है कि महीने में एक ओवरी से एक एग निकलेगा। ठीक है, या तो राइट साइड से निकलेगा या तो लेफ्ट साइड से। तो ये क्राइटेरिया क्या है, ओवरी के लिए है। इसके बाद बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हैं, पीरियड्स बोलते हैं या फिर माहवारी बोलते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने देखा कि जनरली कितने दिन का होता है, 28 दिन का। तो कभी ये दिमाग में आया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्यों है, इसकी जरूरत क्या है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होती है वो मैं बता रहा हूं। ये टोटल 28 डेज की साइकिल होती है, 28 दिन की साइकिल होती है। इसके जो पहले दिन से 7 दिन का टाइम है, 1 से 7 दिन का, या 0 से 7 डेज का जो टाइम है, ये ब्लीडिंग फेज कहलाता है। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होगी और उसके बाद क्या होगा कि 7 से 14 दिन, ये जो टाइम है ये सेफ पीरियड कहलाता है। सेफ पीरियड मतलब कि जो ब्लीडिंग के बाद के 7 दिन हैं, ठीक है, मतलब 7 से 14 दिन, जो 7 दिन है उसमें क्या है, सेफ पीरियड है। अगर कोई फीमेल किसी मेल के संपर्क में उस दौरान आती है और उसने कोई कंट्रासेप्शन नहीं लिया, मतलब गर्भ निरोधन के कोई तरीके नहीं अपनाए, तो भी उसके प्रेग्नेंट होने के चांस नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि ये वो टाइम है जब क्या है, उसकी बॉडी से क्या है, नहीं निकलता, क्या, एग का प्रोडक्शन नहीं होता। एग का प्रोडक्शन कब होता है, 14 to 20 डेज। जो 14वां दिन है, वो 14वें से 20वें दिन के बीच में ही एग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब एग का प्रोडक्शन हुआ और इस टाइम पे कोई मेल उस फीमेल के संपर्क में आता है तो प्रेगनेंसी होने के चांस 100% है। मतलब कि एग का प्रोडक्शन हुआ 14 to 20 डेज के बीच में, और उस टाइम पे कोई मेल उस फीमेल के संपर्क में आता है तो प्रेग्नेंट होने के चांस 100 के 100% हैं। क्लियर? अब आता है बात, अगर इस दौरान में कोई मेल संपर्क में नहीं आया तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, 20 to 28 डेज। अब ये 20 से 28वां दिन, इस पे ये फिर से अगेन सुरक्षित पीरियड है। क्यों? क्योंकि ये जो एग को निकलना था, मंथ में एक एग निकलता है, और वो निकलने का टाइम क्या था, 14 से 20 दिन के बीच का था। अगर इस बीच में संपर्क में आया तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वो फिर से सेफ पीरियड में चली जाएगी। तो 20 से 28 दिन का जो टाइम है सेफ पीरियड है। इस दौरान अगर कोई मेल फीमेल के संपर्क में आता है तो प्रेगनेंसी होने के चांस नहीं है। अब बात यह है कि अगर यहाँ ओव्यूलेशन हो जाता, ठीक है, तो ओव्यूलेशन हो जाता तो क्या होता, इसको जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती तो क्या होता, जो जाइगोट बनता उसको रेस्ट के लिए यहाँ क्या चाहिए होता, बेड चाहिए होता। मतलब वो कहीं तो रहेगा, तो रहने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो ये जो 7 से 14 दिन का टाइम था, इस टाइम पे आपका यूट्रस, मतलब फीमेल का यूट्रस क्या करता है, बेड बनाने का काम करता है। तो बेड कैसे बनेगा, यहाँ डल्लप तो है नहीं, तो ये क्या करेगा कि जो बॉडी की सेल्स हैं, मसल्स हैं, उनको इकट्ठा करेगा और उसके लिए बेड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब अगर आपने ये टाइम निकल गया 14 डेज का, अब क्या है, एग का प्रोडक्शन होगा। उसको पता है कि एग कब निकलने वाला है, उसके पहले ही उसने क्या किया, तैयारियां कर दी, बेड बना दिया। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो
जाइगोट क्या है उस बेड में जाके रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो यहां से आपने देखा जिनको प्रेग्नेंट हो जाती है महिलाएं उसके बाद उनको पीरियड्स नहीं आते या उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां से स्टॉप हो जाती है। कब तक स्टॉप हो जाती है? डिलीवरी के टाइम तक, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी के बाद फिर पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, बेड का यूज हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस टाइम पे क्या होने वाला है कि ये सारा का सारा जो बेड बना हुआ था बॉडी के किसी काम का नहीं, और ये समझ जाता है जब 20 दिन गुजर गए तो ये समझ जाता है कि अब क्या है, फर्टिलाइजेशन होना नहीं है, तो ये जो मैंने इनके लिए व्यवस्थाएं की थी, अरेंजमेंट किया था, इसका कोई यूज नहीं है, तो ये सारी चीजें वॉश आउट होती हैं, वहां से निकलती हैं, और 28 दिन के बाद फिर वही जो 7 डेज होते हैं ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, और ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ जो सारा बेड बना हुआ था वो सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो क्लियर हुआ कि ब्लीडिंग क्यों होती है? ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि ये प्रिपरेशन करके बैठे थे कि यहाँ पे कोई रहने आएगा, अब वो रहने वाला नहीं पहुंचा तो उसने जो बेड बनाया था वो किसी काम का नहीं, तो ये क्या करते हैं, इसको वॉश आउट कर देते हैं, और ये प्रक्रिया हर महीने लगातार चलती रहती है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।